Hello everyone, welcome to your English class. Today we'll do 10th chapter of 7th NCERT English book An Alien Hand. बिफोर यू रीड, चैप्टर को रीड आउट करने से पहले हमारे लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम पहले उसी को रीड करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने मार्स के वाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? अगर आपने इसके बारे में पहले सुना है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वॉज कम्पोज ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट. नासा का जो मार्स का वाइकिंग मिशन था, इसके लिए उन्होंने 2 स्पेसक्राफ्ट को कंपोज किया और ये स्पेसक्राफ्ट थे वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2. हर एक स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था. इन स्पेसक्राफ्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि जो मेन मोटो था वो था मार्स के सरफेस और उसकी सॉइल के इमेजेस और सैंपल्स को इकट्ठा करना और ये पता लगाना कि क्या वहाँ पर लाइफ के कोई साइन है. वाइकिंग 1 को 20 अगस्त 1975 में लॉन्च किया गया था, जो कि 19 जून 1976 में मार्स पर लैंड कर गया था. वाइकिंग 2 को 9 सितंबर 1975 में लॉन्च किया गया था और ये जो है मार्स के ऑर्बिट में 7 अगस्त 1976 में पहुंच गया था. यहाँ पर इसने कुछ फोटोग्राफ्स लिए, कुछ साइंस डाटा को कलेक्ट किया और इसके साथ साथ यहाँ पर 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट किए गए ये पता लगाने के लिए कि क्या यहाँ पर लाइफ के कोई साइंस पॉसिबल हैं. और जैसा कि हम अभी तक भी जानते हैं, हमारे पास अभी तक ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि यहाँ पर किसी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है. ओके, तो ये थी वाइकिंग मिशन के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन. तो चलिए अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं. टीलू एंड हिज पेरेंट्स लिव बेनेथ द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस. टीलू और उसके पेरेंट्स जो हैं एक प्लेनेट की सरफेस के नीचे आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं. टीलू हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स. टीलू ने सन और स्टार्स के बारे में सुना है और पढ़ा है. ही हैज़ नेवर सीन दैम, लेकिन उसने उन्हें कभी देखा नहीं है. टीलूज फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज. टीलू के फादर जो हैं एक सीक्रेट पैसेज, एक सीक्रेट रास्ते से अपने वर्क के लिए जाते हैं और टीलू इस रास्ते के बारे में सब कुछ जानना चाहता है. टीलू, हाउ ओफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गेट दैट वे? टीलू, तुम्हें कितनी बार बोला गया है कि उस रास्ते पर नहीं जाना है. बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? लेकिन डैडी हर रोज़ वहाँ क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब. टीलू, बिकॉज टीलू ये उनकी जॉब है. That way was an underground passage. टीलू's father went every day for a work along that passage. ये जो पैसेज था वो एक अंडरग्राउंड पैसेज था और टीलू के फादर हर रोज़ अपने वर्क के लिए उस रास्ते से जाते थे. एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और हर रोज़ जो है वो उसी डायरेक्शन से वापस आते थे. वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट? फॉरबिडन मीन्स मना किया हुआ. उस मना किए हुए रास्ते के एंड में क्या है? नॉट द ओनली टीलू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो. टीलू ही नहीं बल्कि उनकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं. टीलूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे. टीलू के फादर उन सेलेक्टेड लोगों में से एक हैं जिन्हें उस रास्ते पर जाने की परमिशन मिली हुई है. द अबव कॉन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टीलू एंड हिज मदर वेन एवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर. ये जो ऊपर वाली अभी कॉन्वर्सेशन हमने पढ़ी थी, ये टीलू और उसकी मदर के बीच में उस टाइम पर होती थी जब भी टीलू अपने फादर के पीछे जाने को इंसिस्ट करता था. ओके, जिद करता था. टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट. आज थोड़ा सा अलग था. टीलूज फादर वॉज स्लीपिंग इंजॉइंग अ सइस्टा एट होम. सइस्टा क्या होता है? दोपहर की जो नींद होती है. आज टीलू के फादर दोपहर की नींद को घर पर ही इंजॉय कर रहे थे. एंड टीलू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड. और टीलू ने किसी तरह से उनके सिक्योरिटी कार्ड को गेट कर लिया था, पा लिया था. देन अवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आइज, टीलू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज. और फिर जो है अपनी मदर की वॉचफुल आइज़ यानी कि अपने मदर की सतर्क आंखों से बचते हुए टीलू जो है उस फॉरबिडन रास्ते की तरफ गया. अ मेटल डोर बैरिड हिज एंट्री. एक मेटल डोर ने उसकी एंट्री रोक दी. बट टीलू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू द स्लॉट. लेकिन टीलू ने हमेशा ये देखा था कि उसके फादर जो है इस मैजिक कार्ड को एक स्लॉट में डालते हैं. ही डिड द सेम. उसने भी ऐसा ही किया. एंड द डोर ओपन नॉइसलेसली. और डोर जो है बिना आवाज़ किए खुल गया. अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम. एक वेल लिट मीन्स एक चमकता हुआ रास्ता जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको बुला रहा है. बेकन होता है बुलाना. स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ द अनदर स्लॉट इन द वॉल. और
वॉल के दूसरे स्लॉट में जब वो कार्ड बाहर आ जाता है तो उस कार्ड को वो स्नैच करता है, वापस ले लेता है। टीलू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप। टीलू जो है अपने रास्ते को मीन्स एक अपवर्ड स्लोप पर ऊपर के एक रास्ते पर चलना स्टार्ट करता है। फॉर द पासेस लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट। और ये जो रास्ता था वो अंडरग्राउंड जहाँ पर उनकी हैबिटेट मीन्स जहाँ पर वो रहते थे, इससे प्लेनेट के सरफेस पर जा रहा था। टीलू लुक्ड फॉरवर्ड ऑन to seeing the sun if it is daytime and stars if it was night, about which he had heard and read so much. टीलू जो है अगर दिन था तो सन को देखने जा रहा था और अगर रात थी तो स्टार्स को देखने जा रहा था, जिसके बारे में उसने बहुत ज़्यादा सुना और पढ़ा था। मीन्स टीलू जहाँ पर रह रहा था, टीलू और उसकी फैमिली जहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर ये भी नहीं पता चल रहा था कि डे टाइम है या फिर नाइट टाइम है। बट अलास दैट वॉजन टू बी, लेकिन बहुत दुख की बात है ऐसा नहीं हुआ। मीन्स वो इन चीज़ों को नहीं देख पाया। तो क्या हैपन हुआ उसके साथ? टीलू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। टीलू ने जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को सही तरीके से नहीं समझा। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस ने उसको पहले ही पहचान लिया था। एंड फोटोग्राफ द स्मॉल इंट्रूडर सेंट हिज पिक्चर्स टू द सेंट्रल ब्यूरो। और उस स्मॉल इंट्रूडर मीन्स उस छोटे से घुसपैठिए के फोटोग्राफ्स ले लिए थे और उस फोटोग्राफ्स को उनकी पिक्चर्स को जो है सेंट्रल ब्यूरो में भेज दिया गया था। वेयर इट वॉज थोरोली चेक्ड, और जहाँ पर उसको जो है अच्छी तरह से चेक किया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 paces अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैविली ऑन हिज शोल्डर। और इससे पहले कि वो 10 कदम ही लेता, एक स्ट्रॉन्ग हैंड जो है उसके कंधे पर बहुत जोर से गिरा। जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ। जेंटली लेकिन फर्मली वो जो है सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा एस्कॉर्ट कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। एंड बैक होम टू एन एनेक्सियस एंड एंग्री मदर, और उसकी मदर जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित भी थी और गुस्से में थी, उसकी चिंतित और गुस्से में भरी हुई मदर के पास उसको वापस घर छोड़ दिया गया। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter। और जब उसको डांटा जा रहा था तो एक अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से उसको हेल्प मिली। मीन्स ऐसी हेल्प मिली जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, और वो हेल्प थी उसके फादर की। ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गोट अप। अभी उसके फादर जो कि अभी अभी उठे थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं टीलू को एक्सप्लेन करता हूँ इन सब के बारे में। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर इसको जो है अच्छी तरह से बता दिया गया इन बातों के बारे में, ही विल नॉट टू डू सच अ थिंग अगेन। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, वो जो है दोबारा से ऐसे काम नहीं करेगा। और इस तरह से उसके फादर जो है एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। मीन्स उसके फादर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इसको बता दिया गया कि उसको इस रास्ते पर क्यों नहीं जाना है, तो फिर दोबारा वो जो है ऐसा काम नहीं करेगा। लिसन टीलू, टीलू सुनो, आई वर्क ऑन अ सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ। वो कहते हैं कि टीलू सुनो, मैं एक ऐसे सरफेस पर वर्क करता हूँ जहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा थिन पतली है, जिससे कि आप सांस नहीं ले सकते। और जो टेम्परेचर है वो इतना लो है कि आप फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, और इतना ज़्यादा फ्रीज हो जाएंगे कि आपकी डेथ हो सकती है। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन डैडी आप वहाँ पर किस तरह से सर्वाइव करते हैं? बिकॉज आई गो वेल equipped in a special suit with a reservoir of oxygen। वो कहते हैं कि क्योंकि मेरे पास एक वेल इक्विप्ड स्पेशल सूट है जिसके अंदर ऑक्सीजन है। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस। और मैं जो है इस स्पेशल सूट की हेल्प से अपने आप को गर्म रख सकता हूँ, और मेरे बूट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मैं प्लेनेट के सरफेस के ऊपर इजीली वॉक कर सकता हूँ। दैट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस। और इससे भी ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे मुझे सरफेस के ऊपर सर्वाइव करना है और वर्क करना है। ओके, There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally। एक टाइम था जब हमारे पूर्वज जो है इस सरफेस के ऊपर नेचुरली रहते थे, प्राकृतिक तरीके से रहते थे, क्योंकि अब तो वो आर्टिफिशियल वे में रह रहे हैं। Indeed, they do so for millions of years। हालांकि ये जो है लाखों वर्ष पहले की बात है। But times changed, लेकिन टाइम बदला। The very sun which had provided us with sustenance turned hostile। और सन जो कि हमें
जीने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करता है वो चेंज हो गया। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट द चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑफ दिस प्लैनेट। हालांकि ये चेंज बहुत कम था, लेकिन ये चेंज हमारे प्लैनेट का जो नेचर था उसका बैलेंस को अपसेट करने के लिए सफिशिएंट था। मीन्स उस चेंज की वजह से हमारा जो प्लैनेट है उसकी सारी नेचुरल थिंग्स जो है चेंज हो गई। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले जो है बर्ड्स एक्सटिंक्ट हुए, गायब हुए, फिर उसके बाद एनिमल्स, और फिर जो है फिश भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाई। और हमने जो है किसी तरह से मैनेज किया है अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है तो इसीलिए हम यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, लेकिन जो है हमें अब अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल कंडीशन में रहना पड़ रहा है। मीन्स हम प्लेनेट के सरफेस पर नहीं रह सकते हैं। हालांकि हम सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन हम सरफेस के ऊपर नहीं रह सकते हैं, हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में अंडरग्राउंड ही रह सकते हैं। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। ये तो सोलर एनर्जी का थैंक है कि हम जो है अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए सफिशिएंट पावर वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन वो मशीन्स जो ऐसा पॉसिबल करती हैं वो हमेशा जो है अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहनी चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम। ओके, और ये जो है इनमें से कुछ मशीन सरफेस के ऊपर हैं और मैं उसी टीम से बिलोंग करता हूँ जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन मशीन्स का ध्यान रखें और उनकी सर्विस करते रहें। ओके, डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप। अब टीलू पूछता है कि डैडी क्या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर। उसके फादर कहते हैं कि ऑफ कोर्स अगर तुम ऐसा चाहते हो तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। जैसे हमेशा उसकी मदर के लास्ट वर्ड होते हैं सेम वैसे ही वो बोलती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो है अच्छा बॉय बनना पड़ेगा और जैसा तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये वर्ड्स किसके हैं? उसकी मदर के हैं। हमेशा उसकी मदर लास्ट में यही वर्ड्स बोलती है और आज भी उसने वही बोले हैं। ओके, नेक्स्ट डे टीलूज फादर वेंट टू वर्क। When Tilu's father went to work, he found the control room full of excitement. Next day, जब टीलू के फादर अपने वर्क पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो कंट्रोल रूम है उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन। लोग जो हैं बिग टीवी स्क्रीन के चारों तरफ भीड़ लगाए हुए हैं। इट शोव्ड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, और क्लियर बैकग्राउंड में एक डॉट जो है दिखाई दे रहा है। इट इज़ंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। क्या ये एक स्टार है जो कि अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है? आर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग। हमारे कंप्यूटर ने इस चीज़ के लिए ट्रेजेक्ट्री बताया। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? एक राउंड पाथ होता है जिसके ऊपर धूमकेतु घूमते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर ने तो इसको एक ट्रेजेक्ट्री बताया है। इट्स हीडिंग टूवर्ड्स अस, ये जो है हमारी तरफ आ रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड, और ये सारी चीज़ें हमें जो है लास्ट शिफ्ट के सुपरवाइजर ने बताई हैं। अ स्पेस क्राफ्ट, टीलूज फादर आस्क। टीलू के फादर ने पूछा क्या ये एक स्पेस क्राफ्ट है? बाय नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीम मेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, और अभी अभी जो है न्यू शिफ्ट के उसके टीम मेट्स ने उसको ज्वाइन किया है। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, और हमें ऐसा ही लगता है लेकिन चलो इसको देखते हैं कि भाई ये क्या है। अ स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम वेयर द सोलर सिस्टम वॉजंट नो टू हैव एनी लाइफ एनी वेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट। एक स्पेस क्राफ्ट, लेकिन कहाँ से? क्योंकि सोलर सिस्टम में तो हमारे प्लैनेट के अलावा किसी और प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। टीलूज फादर रिकॉल्ड द एशियन डेज रिकॉर्डेड इन द आर्चिव्स ऑफ द एट द सेंट्रल ब्यूरो, जो सेंट्रल ब्यूरो में एशियन डेज के रिकॉर्ड रखे हुए हैं। टीलू के फादर ने उन रिकॉर्ड को रिकॉल किया, उन्हें याद किया। When their ancestor had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. उन्होंने उन रिकॉर्ड को रिकॉल किया कि जब उनके एंसेस्टर्स, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने एक वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम किया था और उन्होंने मैन और अनमैन दोनों टाइप के स्पेस क्राफ्ट के साथ पूरे सोलर सिस्टम को सर्च किया था, लेकिन उन्होंने पाया कि उनका ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। इसके अलावा दूसरा कोई प्लैनेट
प्लैनेट ही नहीं है। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, लेकिन इन दिनों में एनर्जी की शॉर्टेज की वजह से और अंडरग्राउंड लाइफ की वजह से उनका कोई स्पेस का प्रोग्राम नहीं बना है, तो उन्हें अब के चेंजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वांटेज पॉइंट। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वांटेज पॉइंट मीन्स जहाँ पर वो हैं उस पॉइंट से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, कि भाई ये स्ट्रेंजर्स कौन थे। The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. Far from it. क्यों सेंट्रल ब्यूरो के कॉन्फ्रेंस रूम में इतनी ज़्यादा चुप्पी छाई हुई थी कि कोई अगर आउटसाइडर उन्हें दूर से देखता है तो ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल खाली है। इट वॉज फुल ऑफ कैपेसिटी बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो कमेटी वॉज अनयूजुअल क्वाइट। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे वो बिल्कुल चुप थे। दे न्यू दैट द प्रेजिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट। उन्हें पता था कि प्रेजिडेंट जो है एक मोमेंटस अनाउंसमेंट, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है। कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। कलीग्स, मैं आप लोगों को वो रिपोर्ट देना चाहता हूँ जो मेरे पास है। ये वर्ड थे प्रेसिडेंट के, मीन्स अब प्रेसिडेंट ने बोलना शुरू किया कि कलीग्स, मैं आप लोगों को वो रिपोर्ट देना चाहता हूँ जो मेरे पास है। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन, और जब मैं बोल रहा हूँगा कि शायद हो सकता है सिचुएशन में कोई चेंजेस आ जाए। द प्रेसिडेंट पोज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कॉन्टिन्यूड। प्रेसिडेंट ने जो है अपने पेपर्स को ऑर्डर में लगाने के लिए पोज किया, मीन्स वो थोड़े टाइम के लिए रुके और फिर उन्होंने बोलना दोबारा से शुरू किया। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग टू अस। टू स्पेस क्राफ्ट जो है हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज़ इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आर प्लैनेट वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। एक तो जो है हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में है और एक अभी हमसे थोड़ा सा दूरी पर है। वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आर नेबरिंग प्लैनेट। हमें लग रहा है कि शायद वो हमारे नेबरिंग प्लैनेट से आए हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट? नंबर 1 योर व्यूज़ प्लीज़। प्रेसिडेंट अब पूछते हैं कि नंबर 1 आपके क्या व्यूज़ हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ बताएं कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 1 अब कौन था? नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। नंबर 1 जो है डिफेंस का इंचार्ज था, मीन्स जिन लोगों के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी होते हैं उनका इंचार्ज था। ही वॉज नॉन फॉर हिज करेज एंड विजडम। वो जो है अपनी बहादुरी और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेस क्राफ्ट विद आर मिसाइल्स। सर, अगर हम चाहें तो हम अपने मिसाइल्स के साथ इन्हें टोटली जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज एयरक्राफ्ट्स अनऑपरेशनल इन स्पेस। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इन क्राफ्ट्स को, इन स्पेस क्राफ्ट्स को स्पेस में ही अनऑपरेशनल कर दें। बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर दैम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज़। लेकिन अगर वो हमारे प्लैनेट के ऊपर लैंड करते हैं तो हम जो है किसी भी टाइम पर उनको इनइफेक्टिव कर सकते हैं, मीन्स उनका काम करना बंद कर सकते हैं। आर रिपोर्ट सेज दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि उनके अंदर कोई लिविंग बींग नहीं है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। ये थे नंबर 1 के व्यूज़। अब नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज़। तो प्रेसिडेंट अब नंबर 2 से पूछते हैं कि आपके क्या ओपिनियन है। द प्रेजिडेंट आस्क द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी। और नंबर 2 जो है कमेटी के साइंटिस्ट थे। आई रेकमेंड नो इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। मैं ये रेकमेंड करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो है किसी टाइप की कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, मीन्स स्पेस क्राफ्ट में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और दूर से ही हमें इसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर, सिंस हमें नहीं पता है कि इन स्पेस क्राफ्ट को भेजने वाले की पावर कितनी है, एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस एंड इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आर एग्जिस्टेंस। और हमें जो है उनकी इंटेंशंस कि वो क्या चाहते हैं इसके बारे में भी नहीं पता है। सो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम अपने अस्तित्व के बारे में इन्हें ना बताएं। If we destroy these spaceships or render them ineffective, we might reveal our existence. अगर हम इन spaceships को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और इनको इनफेक्टिव कर देते हैं, मीन्स इनका काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारे जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, ये रिवील हो जाएगा। ये लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हाँ, हमारे प्लैनेट पर भी लाइफ है।
द प्रेजिडेंट लुक्ड एट नंबर 3। अब नंबर 2 के व्यूज सुनने के बाद प्रेजिडेंट जो है नंबर 3 की तरफ देखते हैं। अ सोशल साइंटिस्ट, नंबर 3 जो है एक सोशल साइंटिस्ट थे। ही रेयरली अग्रीड विद नंबर 2, वो जो है नंबर 2 के साथ बहुत कम अग्री होते थे। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, लेकिन ये उन ओकेजन्स में से एक ओकेजन था जब वो नंबर 2 के साथ अग्री हुए। आई अग्री विद नंबर 2 सर, वो कहते हैं कि सर मैं नंबर 2 के साथ अग्री करता हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू द मिनिमम। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपनी सरफेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मिनिमम कर देना चाहिए, उन्हें कम कर देना चाहिए। दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, ये जो है इस इम्प्रेशन को क्रिएट करेगी कि इस प्लेनेट के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं है। फॉर्चुनेटली आर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशंस, और फॉर्चुनेटली भाग्यवश जो है हमारे सरफेस की जो कंडीशंस हैं वो ऐसा इंप्रेशन दे ही देंगी। मीन्स हमारे सरफेस की जो कंडीशन है वो ये बता ही देंगी कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके सरफेस की क्या कंडीशन है, वहाँ पर हवा बहुत पतली है, थिन है, जिसमें सांस नहीं लिया जा सकता, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना लो है कि उसके अंदर कोई भी जमकर मर सकता है। सो नंबर 3 कहते हैं कि हमारे सरफेस की जो कंडीशंस है वो ये बता ही देंगे कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, प्रेसिडेंट इससे पहले कि कुछ बोल सकते तो उनका पर्सनल टेलीफोन जो है रिंग करता है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट, वो जो है रिसीवर को उठाते हैं और कुछ मिनट्स के लिए चुपचाप सुनना शुरू करते हैं। कलिक्स ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैज़ लैंडेड, फिर फ़ोन को सुनने के बाद वो अनाउंस करते हैं कि कलिक्स फर्स्ट जो स्पेस क्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। इट वॉज अ रेड डे इन टीलूज लाइफ, द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, ये जो है टीलू की लाइफ का रेड डे था, मीन्स उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डे था, ऐसा दिन जिसके लिए वो हमेशा से इंतजार कर रहा था। मीन्स हमेशा से वो चाह रहा था कि वो प्लेनेट के सरफेस पर आए, और आज वो अपने डैडी के साथ प्लेनेट के सरफेस पर आया हुआ था। फॉर हिज फादर हैड at last taken him to the central control room, from here he could see the alien spacecraft on his TV screen, और यहाँ से, क्योंकि आज उसके फादर जो है उसको कंट्रोल रूम में लेकर आए थे, और यहाँ से वो जो है एलियन स्पेसक्राफ्ट को बड़ी टीवी स्क्रीन पर देख सकता था। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, व्हाट डज इट कंटेन, टीलू आस्क, टीलू पूछता है कि डैडी कितनी फनी लुकिंग, कितनी मजाकिया सी चीज़ दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या हो सकता है। हिज फादर शूक हिज हेड, उसके फादर जो है अपने हेड को हिला देते हैं और कह सकते हैं कांट से फॉर श्योर, श्योरली मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हमें सिर्फ ये अलाउ किया गया है कि हमें जो है इसको सिर्फ दूर से ही ऑब्जर्व करना है, दूर से ही देखना है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिसचिव्स, लेकिन वो आगे कहते हैं कि अगर ये कोई हमारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है या फिर हमारे लिए खतरा बनता है, तो हम इसके सभी पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी पावर को भी जो है अपने अंडर कर सकते हैं। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विद सेवरल कलर्ड बटन ऑन इट, और ऐसा कहते हुए उसके फादर जो हैं उसको वो पैनल दिखाते हैं जिसके ऊपर अलग अलग कलर के बटन लगे हुए थे। मीन्स वो दिखाते हैं कि देखो ये जो अलग अलग कलर के बटन्स लगे हुए हैं इनके थ्रू जो है हम इस जो ये स्पेस क्राफ्ट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टीलू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टीलू जो है उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, टीलू कहता है कि डैडी देखो वो कुछ कर रहा है। टीलू सडनली नोटेड सम मोमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट, टीलू जो है स्पेस क्राफ्ट में सडनली कुछ मोमेंट को नोटिस करता है। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सो इट टू, और दूसरों ने भी, जो कंट्रोल रूम में जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी इसको देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, अब जो है सभी की आंखें स्क्रीन के ऊपर चिपक गई थी। मीन्स सभी जो है स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अ मैकेनिकल हैंड वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट से एक मैकेनिकल हैंड जो है बाहर निकल रहा था। इट वॉज अप्रोचिंग द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट, ये प्लेनेट के सर्फेस की तरफ आ रहा था। इट बेंट एंड टच द सॉइल, ये झुका और इसने सॉइल को टच किया। वट वॉज इट अप टू, पीपल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, ये क्या करने वाला है। लोग जो हैं स्क्रीन के ऊपर और भी ज़्यादा पास आ जाते हैं और उसके ऊपर वहाँ पर भीड़ लगा लेते हैं। द टेलीस्कोप लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इन टू टिप द मैकेनिकल हैंड, अब जो है जो टीवी स्क्रीन का जो टेलीस्कोप लेंसेज थे उनको जूम कर दिया गया और मैकेनिकल हैंड के ऊपर फोकस किया गया। टीलू वो स्टीयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन, टीलू अभी भी जो है कंट्रोल पैनल को देख रहा था और उसके जो अट्रैक्टिव बटन्स थे उन्हें ध्यान से देख रहा था। एंड इरेसिस्टिबल डिजायर्स गॉट
hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one। और चुप वो अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सका, मीन्स वो जो है उस कंट्रोल पैनल के बटन्स को छूना चाह रहा था। सो अपनी ना रोक जाने वाली इच्छा की चलते उसने जो है वहाँ जो मोस्ट प्रोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट मेन जो मेन बटन था रेड बटन उसको मूव कर देता है। ही मूव दैट बटन। देयर वॉज अ शिल विसल एंड टीलू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ द अटेंशन। अब जो है बहुत तेज़ जो है एक विशल बहुत तेज़ सीटी बजी और टीलू ने देखा वो जो है सेंटर ऑफ अटेंशन है, मीन्स सभी लोग टीलू की तरफ ही देख रहे हैं। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली। उसके फादर ने उसको वहाँ से बड़ी रफली तरीके से पुल किया, खींचा एंड रिस्टोर द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजीशन। और रेड बटन को दोबारा से उसकी पोजीशन में ले आई। बट द डैमेज वॉज डन। लेकिन डैमेज हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क। जो स्पेस क्राफ्ट से मैकेनिकल हैंड निकला था उसने वर्क करना बंद कर दिया था। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा अ साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस। और नासा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साइंटिस्ट ने ब्रीफ किया। क्या ब्रीफ किया? एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन। वाइकिंग मिशन के साथ हर एक चीज़ जो है स्मूथली मूव कर रही थी। देर इज़ अ स्मॉल हिच। लेकिन कुछ जो है एक छोटी सी गड़बड़ हुई। द मैकेनिकल हैंड विच वॉज to dig out the Martian soil for examination has developed a malfunction। वो मैकेनिकल हैंड जो कि मार्स की सॉइल्स को लेने वाला था एग्जामिनेशन के लिए वो एकदम से उसके जो है फंक्शंस वो रुक जाते हैं। वी डू नॉट नो द कोज बट आर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे शॉर्ट इट आउट। हमें नहीं पता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन हमारे टेक्नीशियंस जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं वो कि वो इसको शॉर्ट आउट कर देंगे, मीन्स कि वो मैकेनिकल हैंड को ठीक कर लेंगे। Okay, and shortly afterwards there was another press release from NASA। और थोड़े ही टाइम के बाद नासा से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें क्या कहा गया? द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन। मैकेनिकल हैंड जो है फिर से काम कर रहा है थैंक्स टू ऑल द एफर्ट्स ऑफ आर टेक्नीशियंस। हमारे टेक्नीशियंस के सभी एफर्ट्स को हम थैंक्स कहना चाह रहे हैं। सॉयल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड। सॉयल सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया गया है और उनको जांच भी लिया गया है। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चंस वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स। और जल्दी ही हमें जो है अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे कि क्या मार्स के ऊपर लाइफ है। लाइफ ऑन मार्स of all the planets in our system solar system Mars is nearest in the location and physical condition to our earth। क्या मार्स पर लाइफ है? मार्स जो है सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स में से हमारे सबसे नज़दीक का प्लैनेट्स है और इसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो सेम जो है अर्थ के जैसी ही हैं। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर होपफुल टू फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। सो जो साइंटिस्ट थे वाइकिंग मिशन के पीछे, मीन्स जो साइंटिस्ट वाइकिंग मिशन को आगे चला रहे थे, उनको पूरी होप थी कि उन्हें जो है मार्स पर लाइफ के बारे में पता चलेगा। बट दे वर इन द डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन उनके हाथ जो है डिसअपॉइंटमेंट ही लगी, वो निराश ही हुए। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। वाइकिंग मिशन को जो है मार्स पर किसी तरह से लाइफ के कोई भी साइंस दिखाई नहीं दिए। सो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या सच में मार्स के ऊपर लाइफ है? क्या टीलू और टीलू के जैसी फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं? हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी सरफेस कंडीशन, मार्स की सरफेस कंडीशन ऐसी हैं जिससे लाइफ के एग्जिस्टेंस का वहाँ पर बिल्कुल भी ना होने की जैसा ही है। लेकिन पता नहीं कि वहाँ पर सच में कोई लोग, कोई एलियंस जो है आर्टिफिशियल कंडीशंस में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, अभी तक भी हमारे साइंटिस्ट इस बारे में नहीं पता लगा पाए हैं और इसके बारे में खोज जारी है। ओके, आई होप आपको टीलू और मार्स का ये जो वाइकिंग मिशन था ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको हर एक चीज़ क्लियर भी हो गई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।